अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई है टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से खुद इन्हिसारी की तरफ जाएँ। सेल्फ रिलायंस जो है वो एक बड़ी मुश्किल चीज़ है जिसको अचीव करना है, क्योंकि इस वक्त तो हालात ये हैं कि जिन क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे थे कि खुदा न खास्ता कहीं मुल्क दिवालिया ना हो जाए और इससे मुल्क को बचाया जाए। अब आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके भी हम जो चीदा निकात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे, हसन इकबाल साहब और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसके अलावा कारोबारी शख्सियात, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। बेसिकली ये कोशिश की जा रही थी कि उन आइडियाज़ की तरफ तवज्जो दी जाए, उन पर बात की जाए जिससे अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाया जा सकता है। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर इन हालात में बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने आज भी कहा कि जो पिछली हुकूमत थी, गुज़श्ता हुकूमत ने गैस के हवाले से, LPG के हवाले से जो फ़ैसले लेने चाहिए थे, जो डील्स उनको करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। एनर्जी क्राइसिस इस वजह से हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो फ़ैसले उस वक्त लेने चाहिए थे। फिर हमने देखा कि गैस पर, बिजली पर और तेल पर ख़ास तौर पर जो सब्सिडी दी गई वो नहीं दी जानी थी। वो IMF के साथ जो मुआहिदा किया गया था उसकी रूगर्दानी थी, तो उसी की वजह से इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत ख़राब हो रही है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ये भी बताया कि इस वक्त हमें IMF के जिस पैकेज की हम बात कर रहे हैं, उनके साथ जिस मुआहिदे की बात कर रहे हैं, वो बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह और $2 अरब जो है उस हवाले से हमें मिलने की तवक्को है। 7वीं और 8वीं जो किस्त है उसको इकट्ठा कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ये खबर सुनने में आएगी कि हम ये पैकेज ले पाएंगे। इसके साथ साथ चाइना की तरफ से जो $2.3 बिलियन आ रहे हैं बैंक्स की तरफ से, वो भी जल्दी मुंतकिल हो जाएंगे और स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं उन सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और इन मौशी मसाइल से हम निकल आएंगे। एक सुपर टैक्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लोगों में बड़ी एक बेचैनी सी पाई जाती है, उनको मालूम नहीं है कि ये असल में इसकी हकीकत क्या है। तनकीद करने वाले जो हैं वो उसमें आम आवाम को भी घुसा देते हैं, हालांकि ये इसमें आम आवाम का जो है वो कोई ना तो नुकसान है और ना ही उन पर ये टैक्स लगाया जा रहा है, ना ये प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में बात करें और आपको ये बताएं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके तहत किस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकला जा सकता है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या इकदाम उठा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में किया है आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और कारोबारी शख्सियात की जो हम बात कर रही हैं ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह के आइडियाज़ इस वक्त हमें दरकार हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको कैसे देख रहे हैं। और मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं सोहेल ज़ाफ़िर साहब। सोहेल ज़ाफ़िर साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं। मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन हो या पॉलिटिकल सिचुएशन हो, उस पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। तो हम जब बात करेंगे इस इकनॉमिक क्राइसिस के हवाले से और उसके बाद कुछ पॉलिटिकल भी हमारे पास इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे, तो यकीनन सोहेल ज़ाफ़िर साहब जो है हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम आगाज़ कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ आरिफ जीवा साहब आपसे आगाज़ कर लें सर। एक तो ये इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, टर्न अराउंड पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस है इसके क्या सिग्निफिकेंस आप देखते हैं। इसमें हसन इकबाल साहब ने भी कहा कि बेसिकली हम नए आइडियाज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, उनको लेकर आना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ अच्छी खबरें भी दी हैं IMF के हवाले से भी। तो ओवरऑल क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं? लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि हसन इकबाल साहब जो काम कर रहे हैं इस वक्त प्लानिंग के अंदर, मेरे ख्याल है लास्ट जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें प्लानिंग के मिनिस्टर हसन इकबाल साहब ही थे। जी जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल है 25 साल का जो है उन्होंने विजन भी दिया था 2025 का और उसी को जो है वो उन्होंने जब दोबारा मिनिस्टर बने तो उसी विजन को वो लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हसन इकबाल साहब की एक मिनिस्ट्री जो है वो नज़र आ रही है कि कुछ जो है वो उसी काम को फोकस किए हुए। और ये मेरा ख्याल है वो आज की कॉन्फ्रेंस जो है उसके साथ मेरा ख्याल है जो ये लास्ट हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ब्रीफिंग भी देखी थी, तो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। देखिए फाइनेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, जैसे हम अपने बिजनेस में देखते हैं तो हमारा अकाउंटेंट हमारा बॉस होता है, इसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री भी होती है। तो उसको और प्लानिंग की मिनिस्ट्री को जो है वो एक साथ दोनों चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा साइन है कि इस मुल्क की जो है वो इकनॉमी के ऊपर वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा फोकस है। ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज उन्होंने एक अनाउंस की है
इकोनॉमिक टास्क फोर्स अनाउंस की है, जिसमें शायद कोई 15-20 लोगों को उन्होंने लिया है। तो इसमें जो है वो कहीं पे भी जो है वो एक हमारी फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो पूरे पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो उनके ना तो प्रेसिडेंट नज़र आए, ना उनकी नुमाइंदगी, या कोई एक बिजनेस कम्युनिटी के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जो चाहिए कि उनकी जो है नुमाइंदगी उसके अंदर होनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी देखें ये कि वो फील्ड में, ग्राउंड में वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको डेली बेसिस के ऊपर जो चीज़ें, मैं अगर अपने ऑफिस में, आज ऑनलाइन का दौर हो गया, आज डिजिटलाइजेशन हो गई है सारी दुनिया के अंदर, लेकिन मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे स्टाफ बताता है कि आज, मुझे मार्केट बताती है कि आज मार्केट में ये हुआ। उसके लिए जो उन लोगों को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, और ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें। यहाँ तक आज कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, कॉन्फ्रेंस जो है वो सुबह हमने बात सुनी है, और मेरा ख्याल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि 2 बिलियन जो है वो इंशाल्लाह हमारे पास 1-2 रोज़ में आ जाएंगे, और मेरा ख्याल है उसका आज शायद उसका ड्राफ्ट भी मंजर आम पे आने वाला आज रात तक। तो मेरा ख्याल है 1-2 दिन के अंदर जो है वो, और आज ही मैं देख रहा था कि डॉलर जो है वो आज काफ़ी फ़र्क पड़ा है, आज फिर डिक्लाइन हुआ है डॉलर। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पूरी जितनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है डॉलर की वजह से हमें जो है वो थोड़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, इस वक्त एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी कर रही थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे, विफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। एहसन इकबाल साहब, सर आज आपने 2025 का जो विजन है उसकी दोबारा फिर आपने बात की है, इस हवाले से आप पहले भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, 2018 में भी, और आज भी आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौशी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, इससे निकलने के लिए क्या आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन आप लोगों के जहन में है? आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी आपने बताया कि बेसिकली हम आइडियाज़ पे काम करना चाह रहे हैं, नए आइडियाज़ लेना चाह रहे हैं। सर अब हमें ब्रीफ कीजिएगा कि इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं वो काफ़ी संगीन है जो हमें विरसे में मिले, जिसकी सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि हम जब 10 अप्रैल को हुकूमत में आए हैं तो उससे पहले ही वजारत खजाना ये कह चुकी थी कि आखिरी तिमाही के लिए तरक्याती बजट की किस्त जारी नहीं होगी, जिसका मतलब ये है कि अमलन खजाना खाली किया जा चुका था और हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं था। इसी तरह जो तरक्याती बजट है उसका हुजम जो 2018 में तकरीबन 1000 अरब था, घट के 550 अरब रह गया था जी। तो इन नामसाइद चैलेंजेस के लिए जब हमने मईशत की बहाली का काम शुरू किया है तो साथ ही साथ जो विजन 2025 था हमारा, तो इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, उसको भी रिवाइव किया है। और आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम एक टीम पाकिस्तान को खड़ा करें जिसमें प्राइवेट सेक्टर, हमारा सिविल सोसाइटी, हमारी एकेडेमिया और हुकूमत के इदारे, ये सब मिलकर अपनी कोशिशों को यकजा करें और जो हमारे मुख्तलिफ मौशी शोबाजात हैं कम अज कम 3-3, 4-4 ऐसे आइडियाज जनरेट करें कि जहां हुकूमत उन पर अमल करके टर्न अराउंड करने के अमल को तेज कर सकती है, मईशत की बहाली के अमल को तेज कर सकती है। तो आज हमें बहुत मुफीद तजावीज़ मिली हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, और इसी तरह वज़ीर आज़म ने आज के इजलास में कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करने के लिए उनके रास्ते से जो भी रोड़े हैं या रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। और हम जबकि एक मुआशी बहरान में घिरे हुए हैं, इस वक्त जो पूंजी है, जो की है, वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाएं तो हम बड़ी तेजी से मुआशी बहाली के अमल से गुजर सकते हैं। तो यही आज की जो खास बात है कि इंडस्ट्री से लोग आए, एकेडेमिया से आए, और उन्होंने अभी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ, सारा दिन अपने ग्रुप्स के अंदर अपने शोबों में बहाली के लिए जो तजावीज़ की हैं वो बड़ी मुफीद हैं, और हम इंशाल्लाह उन पर अमल करेंगे ताकि जो पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करना है, इसको बहाल करना है, इसको दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना है, इसे मुस्तहकम और मजबूत करना है, वो अमल तेज हो सके।
ठीक है। एहसन इकबाल साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि पिछली हुकूमत ने जो फ़ैसले किए थे वो फ़ैसले अब हम फेस कर रहे हैं, अवाम फेस कर रही है। शदीद जो मुश्किलात इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो उनकी वजह से है। तेल और बिजली पर जो सब्सिडी दी जो नहीं दी जानी चाहिए थी, IMF के साथ जो कंडीशंस थी आपने उसके खिलाफ वर्जी की, और जो फ़ैसले करने चाहिए थे गैस के हवाले से उन्होंने कहा वो नहीं ख़रीदी गई टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा हुआ है। देखिए, हुकूमत का काम ये होता है कि वो बर वक्त फैसले करे। जी। गुज़श्ता हुकूमत ने जो मुल्क के अंदर एक खौफ व हरास की फजा पैदा की थी इंतजामिया के अंदर, हर अफसर फैसला करते हुए घबराता भी था और हिचकिचाता भी था। जी। नतीजा ये है कि जब गैस दुनिया में सस्ती तरीन हो गई तो हम गैस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सके। अगर हमने वो उस वक्त किए होते तो आज हम बहुत उसका डिविडेंड ले रहे होते। इसी तरह जब बैनुल अक़वामी सतह पर यूक्रेन की जंग के बाद तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो पिछली हुकूमत ने अपने सियासी फायदे की खातिर तेल को सस्ता करके पाकिस्तान का खसारा बेकाबू कर दिया और उसका बोझ भी हम पर आ गिरा। आज जो लोड शेडिंग का बहरान है, इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछली हुकूमत बर वक्त गैस के सौदे करने में नाकाम रही और आज जब यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से गैस की कीमतें आसमान पे चली गई हैं और कोयले की कीमतें आसमान पे चली गई हैं, हुकूमत जो ज़र मुबादला के बहरान से गुजर रही है वो इस मुश्किल में है कि वो अब कहाँ से इम्पोर्ट तो करे, क्योंकि पिछली हुकूमत ने बर वक्त सौदे नहीं किए। और ये वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पिछली हुकूमत के गलत फैसलों के नतीजे में सामना करना पड़ रहे हैं। और अब इंशाल्लाह जो हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को दुरुस्त करने की, अगले 1 साल का वक्त कम है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा इरादा, हमारी जो नीयत है वो सच्ची है कि इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान में अपनी टर्म खत्म करेंगे तो मईशत को जो दिवालिया होने का खतरा था उससे हम बचा के मुस्तहकम बुनियाद पे छोड़ेंगे। ठीक है सर, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी। मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने भी ये खबर आज दी। उन्होंने कहा कि IMF से जो है कुछ ही दिनों में 2-4 दिन में हमें जो है $2 अरब मिल जाएंगे, 7वीं और 8वीं किस्त को इकट्ठा कर दिया जाएगा। चाइना से $2.3 बिलियन की बात हो रही है कि वो भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन उन्होंने कहा कि अब ऐसी नहीं है, खुदा ना खास्ता जो दिवालिया होने की बात की जा रही थी हम उससे बच गए हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन इस वक्त क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी की? जी देखिए, जैसे कि मिर्जा साहब ने कहा कि हमने बहुत सख्त फैसले किए, जहर के प्याले पिए। हम भी सियासी लोग हैं, हमें भी पता है कि किन चीज़ों का अवाम पे बोझ पड़ता है, लेकिन वो फैसले किए कि जो पाकिस्तान की मईशत को अबतरी से बचाने के लिए थे। अगर खुदा ना खास्ता ये फैसले ना किए जाते और यहाँ पर बलवे होते, यहाँ पर हम डिफॉल्ट कर जाते, तो उसकी कीमत में लोगों को 10 गुना ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट के खतरे से निकल गए हैं और मईशत को हम रफ्ता रफ्ता बहाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगले 6-8 माह में हम पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करके एक मजबूत बुनियाद पे छोड़ के जाएं और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आके अगले 5 सालों में इसको फिर तरक्की की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है सर, आपने कहा कि बड़े मुश्किल फैसले किए, जो फैसले आप नहीं करना चाहते थे वो थोड़े डिले भी हो गए क्योंकि आप वो मुश्किल फैसले करना नहीं चाहते थे, जहर का प्याला पीना पड़ा। तो क्या अब आगे जुलाई की जो खबर आ रही है कि उसमें भी मज़ीद पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, क्या मज़ीद ऐसे फैसले जो हैं वो किए जाएंगे? आप आवाम को किस तरह से ऑन बोर्ड लेंगे, उनको किस तरह से एतमाद में लेंगे ताकि ये सारी सिचुएशन उनको हालात समझा कर बताया जाए कि ये हमारी मजबूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है? देखिए, ये एक मुसलसल अवाम के साथ कम्युनिकेशन का अमल जरूरी है और मेरा ख्याल है कि अब मीडिया के साथ जो माहिरीन के तर्जीह हैं वो भी अवाम तक पहुंचते हैं और अवाम बाखबर है कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से दो चार है और अगर हम IMF के साथ मुआहदा नहीं करते तो उसकी क्या कीमत होगी। और जो IMF के साथ मुआहदा है ये हम नहीं कर रहे, ये पिछली हुकूमत करके गई है और जो कुछ पिछली हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया है, IMF कहता है कि अगर आपने हमसे पैसे लेने हैं तो वो मुआहदा पूरा करें। तो अगर हम कोई जो फैसला उस मुआहदे की रोशनी में करेंगे, अगर वो कठिन भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पे है कि जिसने पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसे मुआहदे पे दस्तखत किए हैं और अब वो कहते हैं हमें नहीं पता PTI कौन है,
शौकत तरीन कौन है और आप कौन है, हमें ये पता है कि ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। तो बिल्कुल। आप अगर इस पे अमल कर सकते हैं तो हमारे साथ मामला करें, अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपके साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सकते मजीद। तो जी। ये वो सूरत हाल है जो हमें दरपेश है। इसलिए अगर हम कोई जो इक़दाम उठा रहे हैं वो उस IMF के मुआहदे को रिवाइज करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उसके नतीजे में पाकिस्तान का रुपया भी बहुत गैर मुस्तहकम हो सकता है और हमारी मुआशी और हमारी इक़्तिसादी मुश्किलात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अच्छा एहसन इकबाल सर, सर मुझे ये बताइएगा, आज भी ये बात हुई, बांग्लादेश का हवाला दिया गया कि बांग्लादेश ने IMF और आलमी बैंक या दीगर जो बैंक्स हैं उनकी मुआवनत के बगैर 6 अरब डॉलर का बुनियादी ढांचा जो है इसका एक बड़ा मंसूबा जो है वो बना लिया है। तो 75 साल में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। उस मॉडल के हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि किस तरह से ये काम वो कर पाए हैं और क्या उसको रेप्लिकेट पाकिस्तान में किया जा सकता है, क्या मुश्किलात हैं इसमें? देखिए, जो बुनियादी चीज है किसी भी मुल्क की तरक्की में उसके सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी पॉलिसियों के तसलसल का बुनियादी किरदार होता है। जी। बांग्लादेश अगर आज तेजी से बढ़ रहा है तो वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उन्होंने कायम की है और अपनी पॉलिसीज जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज उनमें कंटिन्यूटी रखी है। अगर आप मुल्क की इक्तिसादी पॉलिसियों को हर 2-4 साल बाद यू टर्न करेंगे, तब्दील करेंगे, तो कभी उस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ सकता। बिल्कुल और सही उस है। मुल्क के जो तरक्की का अमल है वो भी रिवर्स हो जाता है। और हमारी अगर 75 सालों में कोई एक नाकामी है वो यही है कि हम अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसीज की कंटिन्यूटी को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। बिल्कुल और इसके साथ जुड़ा हुआ ये अमल है कि अगर इस्तेहकाम और तसलसल नहीं होता तो आपकी जो इदारा जाती गवर्नेंस है वो भी कमजोर हो जाती है। आपके इदारे जब कमजोर होते हैं तो फिर आपके मुल्क के अंदर शफाफियत और करप्शन के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर हमने आगे बढ़ना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हम अपने मुल्क के सियासी इस्तेहकाम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम पाकिस्तान में पॉलिसी को 10 साल तसलसल को यकीनी बनाएं। तीसरे नंबर पे हम अपने मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर को हौसला अफजाई करें। चौथे नंबर पे हम अपने मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और एकेडेमिया है उसकी पार्टनरशिप को मजबूत करें ताकि सब मिलकर एक सिनर्जी के साथ एक आपस में यकजहती के साथ मुल्क को आगे लेकर चलें। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब कोई कश्ती किसी तूफान में होगी तो अगर उसके मुसाफिर एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे तो उस कश्ती के डूबने के लिए आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कश्ती को बुरान में देखें या वो तूफान में है तो हर मुसाफिर का फर्ज है कि अपने हिस्से का चप्पू चलाए और एक टीम बनकर उस कश्ती को उस तूफान से निकाले। अच्छा सर, यही वो जज्बा है जो आज हम सब में होना चाहिए। अच्छा, ये आप ही की बात को थोड़ा सा मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस सियासी इस्तेहकाम के लिए ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी सियासी जमातें इस पर मिल बैठेंगी? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा, इसहाक डार साहब के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि वो जुलाई के आखिर में आ रहे हैं, क्या वाकई वो पाकिस्तान वापस आएंगे और मिलकर ये सारा जो है इकनॉमिक क्राइसिस इससे निपटा जा सकेगा? देखिए, पहली चीज ये है कि जो आपने कहा कि इस वक्त कौमी यकजहती है, कौमी यकजहती के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मौजूदा हुकूमत में कोalition के अंदर हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी है कि हम सब एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट रखते हैं चारों सूबों से। और इसमें एक थोड़ी सी जो मुश्किल होती है वो बसा औकात जो फैसले हैं उसमें आपको सबसे मुशावरत करनी पड़ती है और वो आप कंसेंसस बिल्डिंग में आपको पता है फिर डायलॉग करते हैं और कुछ उसमें वक्त भी लग जाता है कभी कभी। तो लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इतनी बड़ी कोalition पाकिस्तान में अगर है तो इसके जरिए हम अपने मुल्क में सख्त फैसले भी कर सकते हैं, रिफॉर्म भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक डार साहब का सवाल है, वो किसी वक्त भी पाकिस्तान उनका मुल्क है, आ सकते हैं। वो मेडिकल अपनी ट्रीटमेंट की वजह से वहाँ मुकीम थे, तो जब भी वो
समझेंगे कि वो सेहतमंद है, वो वापस आ सकते हैं। वो वापस आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी हमने बात की और ओवरऑल इस वक्त गवर्नमेंट इकदाम जो उठा रही है मीशत की बहाली के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये बड़े मुश्किल जिम्मेदारी है, बहुत बोझ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम मिलकर इस बोझ को उठा लेंगे और इस क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। साले ज़ाफ़िर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मिसाक जमहूरियत हो सकता है, जिस ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, क्या उस पर भी कंसेंसस हो पाएगा आने वाले दिनों में? एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम आज बात कर रहे हैं टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आज हुई और उसके हमने निकात भी आपसे शेयर किए जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई। उसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त जो एक इकानॉमिक सूरत हाल चल रही है और तकरीबन 2.5 महीने से गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही थी कि इस सिचुएशन को बेहतर किया जाए, उसमें अब काफ़ी कामयाबी हमें नज़र आ रही है। सूरत हाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, अगरचे जिन मुश्किल फ़ैसलों की बात की जा रही है अभी वो कुछ और भी करना बाकी हैं और महंगाई होगी। इस वक्त पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है, न सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है बल्कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसी तरह से महंगाई बढ़ रही है। अगर इस सिनेरियो में देखें तो ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये सारे फैसले हमें करने पड़े। इस वक्त साले ज़ाफ़िर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आरिफ जीवा साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। साले ज़ाफ़िर साहब आपकी तरफ आऊँगी। एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और मैं चाहती हूँ कि उस पर भी ज़रा उसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब बार बार ये बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि हमें एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना है। हम मिसाक मईशत की बात करते हैं बार बार,
के, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई कंसेंसस नहीं होगा, इत्तफाक राय नहीं होगा, तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की हम मिसाल दे रहे हैं कि हमसे बाद में, अब इस वक्त वो कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। गुफ्तगू शुरू करने से पहले जिन मौज़ूआत का आपने हवाला दिया, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब की जो टीम है उसके ये बड़े होनहार रुकन हैं एहसन इकबाल, और एहसन इकबाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने, और बड़े ही माशाल्लाह बाशऊर भी हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द है, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की वो भी बहुत ही मुतासर कुन थी। उन्होंने 2025 का एक विजन दिया था। अगर 2025 का विजन चलता रहता, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने अपना जिम्मेदारियां संभालते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर जब ये असम्बली बनी थी तो उन्होंने पेशकश की थी उस वक्त की गवर्नमेंट को कि आइए, बाकी सियासी बातें होती रहती हैं, हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर बात कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं, ताकि मुल्क की इकॉनमी जो है उसमें किसी किस्म की रखना अंदाजी ना हो, वो चलती रहे। एक हुकूमत मंसूबे बनाए, दूसरी आके उसको डिमॉलिश कर दे, तीसरी आए फिर उसके बारे में सोचे। तो इसकी बजाय हमें 10-15 साल 20 साल के लिए एक ऐसी हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए ताकि मुल्क की मईशत जो है वो अपनी पटरी से ना उतरे। सियासी मामला चलते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी, बल्कि उसका मजाक उड़ाया, और ये अफसोसनाक बात थी। खैर, उनकी कोई बात भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बंदा खुशी जाहिर करे कि उन्होंने तो अपनी तमाम तर पूरे अरसे में जो अपनी हरकतों से ना सिर्फ ख़ुद को बाइस तज़हीक बनाया बल्कि मुल्क के लिए भी इंतहाई बुरे हालात पैदा किए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर की वो बात जब बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने कही थी वो मानी जाती, तो आज आप पाकिस्तान में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस की बजाय लीप फॉरवर्ड कॉन्फ्रेंस होती। यानी हम 2025 का जो इनका एक जहन था, विजन था, वो विजन ना सिर्फ पूरा हो चुका होता बल्कि बात इससे आगे के लिए की जाती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि वहाँ, लेकिन इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके एक मैसेज भी दिया है दुनिया को कि दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ पे मुआशी हालात अगर बेहतर ना हो रहे हों तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं होती। तो ये कॉन्फ्रेंस इस एतबार से एक दुनिया को पैगाम है कि पाकिस्तान अब मईशत के इस्तेहकाम के सफ़र पर चल निकला है। तो लिहाजा इस लिहाज से मैं इनके इसके मुतज़मीन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इस बात में मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज जो कॉन्फ्रेंस का माहौल था वो दे मीन बिजनेस। ऐसे लगता था कि वो लोग वाकई सर जोड़ के बैठे हैं ताकि मुल्क को जो मुआशी मुश्किलात हैं इनसे निकाला जा सके। इससे पहले इसी मकाम पर, इसी एवेन्यू में, इसी जिना कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंसें पिछले 3-4 साल होती रही हैं। उनमें गालियाँ बकी जाती थी, मुखालफिन को बुरा भला कहा जाता था, उनकी बात उड़ाई जाती थी, और हत्ता कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो कन्वेंशन सेंटर है उसका इतना गलत इस्तेमाल हुआ 3-4 साल में, आज उसका मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा और सही इस्तेमाल हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके उन्होंने दुनिया को एक अच्छा पैगाम दिया। ठीक है साले जाफिर साहब, हम मिसाक मईशत की जो बात कर रहे हैं कि पहले भी इस पर बात हुई और ग्रैंड डायलॉग की अभी भी बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वैसे बाहर है अगर देखा जाए, बाकी तो 11 जमातें इकट्ठी हैं। क्या मिलकर इस पर कुछ काम हो सकता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल कर लिया जाएगा और इकट्ठे बैठकर इस पर कुछ मामला आगे बढ़ पाएंगे? ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है कि तहरीक इंसाफ को सबसे पहले अपने आप को एक सियासी मोड में लाना चाहिए, एक सियासी जमात बनाना चाहिए, उनकी सोच सियासी होनी चाहिए। हर वक्त दूसरों को गालियाँ देना, हर वक्त दूसरों को बुरा भला कहना, हर वक्त अच्छा, और दूसरों को नहीं, जो शख्स भी इनके साथ है वो औलिया अल्लाह है, वो नेक है, पाक है, पवित्र है। जो इनके साथ मुत्तफिक नहीं है, जो इनका मुखालिफ है, उसके बारे में ये कहना कि वो चोर है, ये डाकू है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ये दुनिया की किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए ये इस तरह का रवैया ज़हर कातिल है। आप 4 साल तक, पौने 4 साल तक हुकूमत में रहे हैं, आपने क्या किया? आपको बिल्कुल ये वो वक्त था कि उनको बजाय इसके कि वो लोगों को तानाज़नी करते और झूठे बहाने बनाते कि हम क्यों नाकाम हुए, वो अपने गिरबान में झांकते और देखते कि उनका ये अंजाम क्यों हुआ है, इस हाल वो क्यों पहुंचे हैं। ठीक है, वक्ती तौर पे ये ठीक है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद उन्होंने करा लिया है, लेकिन अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है सर, वक्त कम है, मैं चाहती हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तो बुरा नहीं है। हाँ। कोई सियासी जमात खा वो कैसी ही क्यों ना हो, वो कभी भी मुल्क की इक़्तिसादियात और मुल्क की मईशत के लिए
बुरा नहीं सोच सकती, उसमें सियासत बल्कि वो करनी ही कहती यही चाहिए, है, उनका हाँ। मकसद यही है। अगर वाकई तहरीक इंसाफ को मईशत से कोई लगाव है, मईशत से दिलचस्पी है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से दिलचस्पी है, तो उनको न सिर्फ मुल्क के मईशत के लिए बल्कि कौमी सियासत के लिए भी जो ग्रैंड डायलॉग की बात हुई है, इसके ऊपर भी आना चाहिए। ठीक है। उनको ऐसे किसी रास्ते का इंतखाब करना चाहिए कि वो दूसरों के लिए और दूसरे उनके लिए काबिल कबूल हो सके। अब तो उन्होंने हालात ये पैदा किए हुए हैं जैसे दूसरी सियासी जमातों के साथ उनकी खुली जंग हो रही है। अगर उनके पास कोई गोला हो तो उनके ऊपर गोला मार दें, उनको जान से मार दें, उनको हलाक कर दें। इस तरह की उनकी सोच है। सियासत में इस तरह नहीं चला जाता। और अल्लाह का शुक्र है कि आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका माहौल बहुत ही सुलह जोयाना था। उसमें मुझे खुशी इस बात की हुई है कि वज़ीर आज़म ने कोई तल्ख बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जिसको इश्तियाल अंगेज़ कहा जा सके, और उन्होंने बिल्कुल मईशत की बात की, मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने की बात की, और कहा कि हमें आइए मिलजुल कर बैठकर हमें हालात को दुरुस्त समझ में ले जाना चाहिए। ये बेहतरीन पैगाम है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा पैगाम हो नहीं सकता था। ठीक है आरिफ जीवा साहब, अब जो हालात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे आज ही मुफ्ती इस्माइल साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा IMF की तरफ से है हमें MEFP जो है वो मौसूल हो गई है, यानी मामला जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं, सिचुएशन बेहतर हो रही है। तो इसमें आप ये समझते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना चाहिए, FDI जो है उसमें इजाफा होना चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ज़्यादा एतमाद होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, और इन्वेस्टर्स को हम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, तो किस किस्म का माहौल अभी से जनरेट हो सकता है, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एहसन इकबाल साहब ने भी एक बात की, साले साहब ने भी एक बात की, एहसन साहब ने एक बात की कि हम जब IMF की तरफ जाते हैं तो IMF या कोई भी इदारा वो ये नहीं देखता कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये हुकूमत पाकिस्तान है। तो चार्टर कौन सी पार्टी है, कौन सी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि इस गवर्नमेंट ने आज रोशन डिजिटल पाकिस्तान को कंटिन्यू किया, उस पे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपके रेमिटेंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस कम्युनिटी इसको अप्रिशिएट करती है कि आपने एक पिछली गवर्नमेंट का था या उससे किसी भी गवर्नमेंट उस पॉलिसी का आपने तसलसल किया। अब चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी बिजनेस कम्युनिटी, हम पिछले 15 साल से ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी से हो, फाइनेंस मिनिस्टर जिस पार्टी से हो, आपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए एक पॉलिसी आज तय कर ले। हम तो 15 साल से कह रहे हैं ना। आज जैसे अभी साले साहब ने कहा कि सुबह जो है, मैं तो मौजूद नहीं था वहाँ पर, लेकिन इन्होंने जो बात की है कि जी सुबह बहुत अच्छे माहौल में वो कॉन्फ्रेंस हुई, प्राइम मिनिस्टर जो है एग्रेसिव नहीं थे, इकोनॉमी को फोकस किए हुए थे। हम आज कहते हैं जितनी भी सियासी पार्टी के लोग हैं साथ बैठे और एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी बनाए, और उसमें सबसे बुनियादी वर्ड ये हो कि जो आज इकोनॉमिकली हम फैसले करेंगे वो अगली गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी। अब अभी तो सबसे बड़ा इनको बेनिफिट ये है कि चले एक पार्टी नहीं, PDM में काफ़ी पार्टियां हैं, ये सब मिलकर तो मुत्तफिक हो जाए, पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो जाए, मुस्लिम लीग नून मुत्तफिक हो जाए, MQM मुत्तफिक हो जाए, और दीगर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी मुताबिक इकोनॉमी को हम नहीं छेड़ेंगे। सबसे बुनियादी चीज़ जो है आपको इकोनॉमी को जो है फोकस करना है, आपको इसी को लेके चलना है। आप देखें ना, आपका कल ही मेरे ख्याल में परसों फिगर्स देख रहा था कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान में आपके फिगर्स बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बहुत ज्यादा उसमें जो है वो पैसा आया। तो इससे इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ होगी, और लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखें, जो पाकिस्तानी फॉरेन पाकिस्तानी है, जो फॉरेन नेशनल है या पाकिस्तान ड्यूल नेशनल है, वो आपको पैसा भेजना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ी सी जो है इसमें गवर्नमेंट को एक चीज़ हम कई अरसे से कह रहे हैं कि जो फॉरेन आपके पास फॉरेनर्स का जो रेमिटेंस आता है वो 50 करोड़ डॉलर या 100 करोड़ डॉलर या 25 करोड़ डॉलर या 5 करोड़ डॉलर नहीं आता। वो 5,000 डॉलर 10,000 डॉलर इतना आता है, किस्तों में पैसा आता है। तो आप जो है वो उससे वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। आप उनके लिए जो है वो ऐसे दरवाजे खोलें कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस जगह जाए, उस प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर जाए कि जी ये पैसा जो है इस जगह पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई 5,000 डॉलर मंथली भेज रहा है या साल के 10,000 डॉलर भेज रहा है, 2,000 डॉलर मंथली, उसको भी जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अगर साल के 10,000 डॉलर भेज रहा है तो एज ए इंटरेस्ट नहीं, कोई ऐसे सेक्टर खोलने चाहिए कि उसको सालाना जो है उसकी इनकम 10,000 से 12,000 हो जाए या 13,000 हो जाए, उसकी इनकम होती रहे। जब आप उसको कोई
कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट बना देने चाहिए Yes. जिनमें वो उनकी रकम जो है वो उसमें जमा होती रहे और जब आखिर पे उनको उसका मुनाफा भी साथ मुनाफी मिले। और- या, ये और अच्छा और idea जो है। पिछले दिनों फिगर्स आ रहे थे आरिफ जीवा साहब, जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स थी उतनी ही हमारी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से उतने ही पैसे यहाँ पर पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तकरीबन 31 अरब डॉलर की बात हो रही ज्यादा थी कि भेजी ज्यादा हैं, है बल्कि ज्यादा इनका। भेजी हैं तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसकी पॉलिसी तरफ। देखें, पॉलिसी आपको मैं बता दूं, पॉलिसी अगर कंटिन्यूटी रखेंगे, आज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, आज एहसन इकबाल साहब अनाउंस करें, देखें उनकी एक विजन अच्छा था, विजन 2025 वाला जी, विजन बिल्कुल। अच्छा था, 4 साल का ब्रेक आया, आज आप विजन 2030 अनाउंस कर दें ना, लेकिन आज उस मिसाल के इकोनॉमी में एक चीज तय होनी चाहिए कि ये विजन 2030 कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई उसको भी छेड़ेगी नहीं, उसको वो साइन हो छेड़ेगी। जाना चाहिए, वो आप Charter of असेंबली से Economy। लॉ पास कर दें, आप अपनी असेंबली से अच्छा law सर, pass कर दें। मुख्तसरन जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स हैं, हमारे यहाँ जो कारोबारी शख्सियात हैं, उनके लिए और एग्रीकल्चर के हवाले से भी बात हो रही है, जरा मुख्तसरन क्या होना चाहिए, सजेशंस क्या हैं? देखिए मेरी सजेशन तो बहुत सारी हैं, फिर मुख्तसर वर्ड है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती तौर पे, बाकी उनकी कैबिनेट है, मैं ज़ाती तौर पे एक सजेशन दूंगा कि जब आप 10% जो है वो सुपर टैक्स लगाते हैं, तो आपको जो है मीडिया पे आके अनाउंस खुद नहीं करना चाहिए, वो कोई इतना बड़ा उससे फिगर आपका जो है वो कलेक्ट नहीं होना है, आपने उसको साइलेंटली, आपने इसहाक डार साहब के ज़माने में भी था सुपर टैक्स, तो उन्होंने कभी उसको जो है इतना हाइप नहीं दिया, ये हाइप हुआ, कुछ लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं कि सुपर टैक्स है क्या, और उसको एक दिन पहले आपकी स्टॉक ऊपर गई जब ये न्यूज़ आई कि सुपर टैक्स लग गया। सुपर टैक्स को इतना बम नहीं है जिसको उस दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर आम आवाम को इसकी समझ नहीं आ रही ना। आप जब यहाँ पे आए, नहीं, आपसे वो भी यहाँ पे पैकेज था, सवाल वो एक किए गए पैकेज था, कि वो क्या ये उसका हिस्सा प्रॉपर्टी था। पर नहीं, लगाया गया वो जो है, ये उन्होंने क्या है? सुपर टैक्स दिया ना, अनाउंस जी। किया है, वो सिर्फ सुपर टैक्स अनाउंस नहीं किया, उसके साथ उन्होंने और भी इकोनॉमी के हवाले से काफी अनाउंसमेंट्स की थी, लेकिन वो बदकिस्मती से आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसका उसी का block है, हुआ, सारा जी, दिन वही चलता जी हाँ, है। सारा दिन वही लोग तो चलता उसको है। उसको मेरे ख्याल है इस तरीके से आप जब आप बजट की अप्रूवल पे जा रहे हैं तो आप उसको उसमें शामिल कर बिल दें। में बस खामोशी से आप उसको, ठीक है। इसहाक डार साहब यही करते थे। अच्छा, मैं इसी स्टेबिलिटी के हवाले से मजीद भी आपकी तरफ आऊँगी, बात करेंगे। ज़रा नाज़रीन पंजाब के हवाले से क्विकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वहाँ दौड़ा लेते हैं। वहाँ पर बड़े मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। हमजा शहबाज के हलफ उठाने से लेकर अब तक, बाद में फिर गवर्नर साहब के जो इख्तियारात हैं उनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत गई थी, कुछ फैसले भी आ रहे हैं, तो कुछ सूरत हाल जो है अभी भी वहाँ पे कंफ्यूज्ड ही हमें नज़र आ रही है। कल और हाई कोर्ट का फैसला आया, जो 5 रिज़र्व सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मिल गई, तो उसके बाद की जो सिचुएशन है तकरीबन 173 और 177 का फिगर है। जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके पास 177 सीटें हैं, और जो PTI का है उनके पास 173 हैं, 4 का इसमें फ़र्क रह गया है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी? आज भी जब मलिक अहमद खान साहब वज़ीर कानून है पंजाब के, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को भी 2 माह की कलील मुद्दत ही हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी इकानमी के हवाले से बात की कि मौशी मसाइल से मुल्क को निकाला जाए, लेकिन हमारे यहाँ सियासत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की है। तो 20 हलकों में आगे जो इंतखाब होने जा रहा है, जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है, और कि यहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो किस तरह से करवाने हैं। ये महसूस ये होता है कि आप पे एक दबाव डालना चाहते हैं इदारों के ऊपर, और फिर आपका एतमाद नहीं है, तो हालात उसमें मुख्तलिफ हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। किसी भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पर अगर ऐसी कन्फ्यूजन होगी और इन हालात से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसमें किस तरह से रोल प्ले किया जा सकता है? मैं इस पर बात करने के लिए सालिह साहब ज़रा आप अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा कि इस सारी सिचुएशन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कोर्ट का भी ये कहना है कि मामला जो हैं वो आगे सही तरीके से बढ़ने चाहिए। गुजारिश यह है कि एक मैं प्रेडिक्शन आपको कर रहा हूँ कि 20 सीटों पर 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए, इनका जो नतीजा है, अगर इसमें तहरीक इंसाफ नाकाम रहती है, उसके उम्मीदवारों को लोग वोट नहीं देते, तो शाम होने से पहले तहरीक इंसाफ का सरबराह कहेगा धांधली हो गई है, ये फ्रॉड हुआ है, ये गलत इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया है, इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है। ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। वो टेम्परामेंटली, मेंटली बाजारी किस्म की सोच रखते हैं। उनका मसला ये है कि जीते वो सब दुरुस्त है, जहाँ उनको नाकामी है वो सब गलत है। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत पहले अर्ज किया था, जहाँ तक ये 20 सीटों का इलेक्शन का ताल्लुक है, इसमें वही लोग
इस वक्त तकरीबन ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं ये वही लोग हैं जो इससे पहले उन सीटों पर कामयाब हुए थे। अब उनमें से 8 मेंबर ऐसे हैं, 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इससे पहले आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे और उन्हें ज़बरदस्ती या बहला फुसलाकर तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया था। आप उन 8 लोगों को अलग करें, 12 को अलग करें, तो असल मुकाबला वो 12 पे हो रहा है। और 12 के ऊपर भी आप ये देखिए कि जिन लोगों ने पिछले इंतखाबात में जिनकी हैसियत तीसरे नंबर पर थी, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार भी मौजूद नहीं मिले और उनमें से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं या 8 उम्मीदवार उनमें ऐसे हैं जो इससे पहले मुस्लिम लीग एन के उम्मीदवार थे, अब वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये है वहाँ पे जो इलेक्शन की ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में रिपोर्ट। जहाँ तक इसका सियासी असर है वो तो पता उसी वक्त चलेगा जब इसके नताइज आपके सामने आएंगे 17 जुलाई को। लेकिन जहाँ तक ये पिछले 1.5-2-2.5 महीने से जो पंजाब में हुआ है, आप 1 मिनट के लिए ज़रा गौर कीजिए। अगर उस सारी पूरा जो प्रोसेस है जिसको हम बहरान कहते हैं, जिसको हम अफरा तफरी कहते हैं, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की 3/4 जो आबादी है वो पंजाब में रहती है। पंजाब के साथ इस तरह का जो खिलवाड़ पिछले 2.5-3 महीने में किया गया है, आप गौर कीजिए। अगर इसमें तहरीक इंसाफ के जो स्टेप्स हैं, तहरीक इंसाफ ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, उनको आप अलग कर दें, आपको पंजाब में किसी तरह का कोई बहरान नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये पहले दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी उन्होंने किया है उसमें उन्होंने बहरान को राह दी है, वहाँ पे अफरा तफरी को राह दी है और कोशिश ये की है किसी ना किसी तरीके से पंजाब में अफरा तफरी का माहौल बना रहे। जी आप ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो समाअत हुई है, उन्होंने कहा है कि 25 मुनहरिफ अराकीन को अगर निकाल कर वोटिंग कराई जाए जी तो फिर क्या सिचुएशन होगी अगर ऐसा होता है, कोई ऐसा फैसला आता है? अब कल समाअत होगी मजीद, फिर इसके बारे में हमें अदालती फैसले के बारे में प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती। नहीं, मैं सियासी तौर पर कहती हूं, पॉलिटिकल ग्राउंड में आप मुझे बताएं कि क्या हो सकता है कि इस वक्त भी अगर उन 20 लोगों को निकाल दिया जाए तो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 20 नशिस्तें हैं आप उनको खाली क्यों रखना चाहती हैं? आप उनको खाली अदालत क्यों रखना चाहेगी? अदालत यकीनन ये चाहेगी कि वो जो 20 हल्के हैं वहाँ के भी अवाम की हक के नुमाइंदगी जो है उसको तस्लीम करके फिर आगे बढ़ा जाए। जब उन लोगों को, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वोट, उनकी नुमाइंदगी मिल जाएगी असेंबली में, उसके बाद जब वोटिंग होगी, जब उसके बाद नंबर शुमारी होगी अरकान की, तो मैं नहीं समझता कि हमजा शहबाज को कोई मुश्किल होगी। बल्कि मेरी दानिश के मुताबिक इन इलेक्शंस के बाद, इन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद पंजाब में हुकूमत को भी इस्तेहकाम मिलेगा और सियासी माहौल भी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जिस शख्स को उन्होंने अपना आलाकार बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, वो उनको भी बात समझ आ जाएगी कि अब उनके लिए पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है, जिस तरह से लोग उनके लिए निकल रहे हैं, मजबूत तो है, एक चैलेंज तो है। अब कल हमने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कल भी हम बात कर रहे थे, सिंध में पोजीशन बेहतर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर अगर हम बलोचिस्तान की बात कर लें, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वहाँ पर भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं थी। सिर्फ केपी के और पंजाब से तो उनको उम्मीद है, गुजारिश एक बड़ा मार्का होगा। ये जब भी पिछले इतवार को परसों वो लाहौर गए हैं, वहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो यही जाहिर करती हैं कि कोई ऐसा क्राउड नहीं था। वहाँ उस हल्के के लोग नहीं थे। इन्होंने इधर उधर से तमाम लोग जमा किए, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई मुतासर कुन वहाँ पे इज्तिमा नहीं था। इसमें मैं अगर आप एक लाइन में, थोड़ा पॉलिटिकली बात हो रही है। हाँ जी जी, देखें जो बात मैंने आपकी और आपकी सुनी है, कल जो है हाई कोर्ट ने फैसला देना। अब हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पे वो जो कर, लेकिन जब 19 दिन रह गए, मेरा ख्याल है 17 जुलाई आप बता रहे हैं, जब 19 दिन रह गए हैं तो 17 के बाद ही जो है वो कोई डिसीजन आना चाहिए कि आया वो 20 लोग या 20, अब 5 का तो डिसीजन आ गया, बाकी 20 लोग किस तरफ के आते हैं तो उसकी जो है वो जाहिर है, अगर वो 20 लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ आते हैं तो वो कंटिन्यूटी रहेगी। अगर नहीं आती गवर्नमेंट, अगर वो 20 लोग जो है पीटीआई की तरफ चले जाते हैं तो वो जो है फिर उसके बाद जो है तमाम का वोट आ जाए। जो नैरेटिव है इमरान खान साहब का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो एक वो बयानिया है उनका साजिश का, बैरूनी साजिश, क्या आपको लगता है कि अभी भी अवाम उस पर यकीन कर रही?
देखें सिचुएशन तो जो है वो अगर आप मैं तो किसी बिजनेस कम्युनिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होती है ना, उनकी एफिलिएशन होती है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन देखें बात ये कि कुछ चीज़ें हमारी साइड से भी कुछ ऐसी भी हैं कि जो सिचुएशन इमरान खान साहब के 4 दिन पहले जाने से 4 दिन पहले थी, वो उस 4 दिनों में बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई, ज़्यादा बेहतर ये जानते। अगर वही चीज़ अगर उस दिन ना होती तो ये मेरा ख्याल है आज सिचुएशन डिफरेंट होती। ठीक है, साले जाफिर साहब से मुझे समाप्त करना है, बिल्कुल लास्ट कमेंट इसी हवाले से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से क्या नज़र आ रहा है आपको मुख्तसरन? गुजारिश ये है जी कि ये जो हुकूमत है जब ये आई थी तो शुरू के तो चंद दिन थे, उनमें तो इसमें इज़्मेहलाल बहुत दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये अभी ख़त्म हुई कि अभी ख़त्म हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्होंने फैसला किया कि हम चैलेंज कबूल करते हैं, लिहाजा उन्होंने सख्त तरीन फैसले किए, सख्त तरीन फैसले किए, और वो उन्होंने साबित किया कि वो चैलेंज को आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। जहाँ तक पंजाब की बात का ताल्लुक है, मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर खुदा न खास्ता पंजाब में बैठी हुई हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट को कोई मसाइल हुए, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि वो असम्बली को तोड़ सकते हैं, असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं। असम्बली को अगर तहलील कर दिया गया तो फिर आप नहीं जानते कि हालात क्या होंगे, लेकिन मेरी दुआ और ख्वाहिश ये है कि वहाँ पर भी इसकी जरूरत ना पड़े, इस्तेहकाम रहे, और ये जो आईनी मुद्दत है ये जब मुकम्मल हो, ठीक है सर, सेंटर में भी और सूबों में भी इस्तेहकाम हो और हालात दुरुस्त रहे। बहुत शुक्रिया साले जाफिर साहब, आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब ने हमें जोया था, और इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से भी हमने बात की, और पंजाब में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से भी हम बात कर रहे थे। ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, उसके कितना बड़ा ये चैलेंज हो सकता है वहाँ पर मौजूद हुकूमत के लिए, और उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।